कल हमने बात खत्म की थी यहाँ पर कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जैसे हमने पीछे देखा था कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर तीन बेसिक मेजर्स होते हैं। अगर हम पीछे जाके देखें, एक सेंट्रल टेंडेंसी होता है, एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है, तीसरा मेजर ऑफ शेप होता है। सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर हमने बात कर ली थी, डिस्पर्शन के ऊपर हमने बात कर ली थी, इसमें हमने रेंज और वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन देखा था। और आपने ये देखना था कि इनको हम किस तरह पाइथन में कर सकते हैं। मीन वेरिएंट मोड का तो मैं बेसिक फंक्शन हमने कल उसको अप्लाई करके देख लिया था। रेंज ज्यादातर ये होता है कि ऑलरेडी डिफाइन फंक्शन नहीं है उसके अंदर पाइथन में, इसलिए हम मिनिमम और मैक्सिमम का फंक्शन यूज करते हुए रेंज को फाइंड आउट कर लेता है। और जहां तक वेरिएंस की बात है, तो हम इसको भी, अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करूं VS कोड की, तो यू कैन सी हियर। यहाँ पर हमने ये देख लिया था कि मीन, मीडियन, मोड वो किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इवेंचुअली जब हमने ये डिस्क्राइब की कमांड देखी है, तो उस समय ये पता चल जाता है कि सब कुछ जो भी स्टेटिस्टिक है वो ऑल इन वन क्या चीज है। यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है, यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि मीन कितना है, ये वाला मीन। उसके बाद हमें पता चलता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 50% इज रिप्रेजेंटिंग मीडियन यहाँ पर, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो अगर मैंने ये टिप्स का डेटा सेट हमारे पास ही था, और इसी के अंदर मैंने अब स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस चेक करना है। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैंने वेरिएंस निकालना है या स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, सारे स्टैटिस्टिक्स मालूम नहीं करने। उसका क्या तरीका होता है? उसका ये होगा कि अगर मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है टिप्स में से, टोटल बिल का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो उसका बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन है वो STD के नाम से है, स्टैंडर्ड डिविएशन। और ये हमें टोटल बिल के स्टैंडर्ड डिविएशन बता देगा कि 8.9 है। और कल हमने ये वाली बात डिस्कस की थी कि स्टैंडर्ड डिविएशन का अकेला कोई मतलब नहीं, अनलेस और अनटिल हमारे पास एवरेज की इंफॉर्मेशन हो। और ज्यादा अच्छी बात ये होती है कि हम उसको कंपेयर भी कर सकें किसी दूसरी चीज के साथ, ताकि हमें पता हो कि स्टैंडर्ड डिविएशन कम है या ज्यादा है, या उसका क्या हिसाब किताब है। इसी तरीके से वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसका भी फंक्शन इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। यानी कि मैंने टिप की का जो टोटल बिल है उसका वेरिएंस चेक करना है, तो वो VAR के नाम से फंक्शन है, और वो हमें वेरिएंस शो करेगा, दैट इज 79.25। बट मोस्टली अगेन जैसे हमने कल बात की थी कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते हैं रादर देन वेरिएंस यूज करना। क्यों? उसके पीछे वजह क्या है कि इसकी इंटरप्रिटेशन हमें समझ में आती है, वेरिएंस की इंटरप्रिटेशन हमें समझ में नहीं आती क्योंकि वो स्क्वायर में वैल्यू में देता है। इसी तरीके से हम इन चीजों को फिर देख रहे होता है। और अब हम बात करते हैं जो हमने जहां से कल बात को छोड़ा था, कि डिस्पर्शन में जब हम आगे बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है क्वार्टाइल्स का। क्वार्टाइल्स क्या होता है आम जुबान में अगर देखा जाए, तो अगर आपके पास एक चॉकलेट है और आपके पास आपके समेत चार बहन भाई हैं, तो आपने वो चॉकलेट चार हिस्सों में तकसीम करनी है, तो आपने क्या किया, आपने क्वार्टाइल बना दिया। क्वार्टाइल का आम लफ्जों में क्या मतलब है कि किसी चीज को चार हिस्सों में तकसीम कर देना, लेकिन शर्त यह है कि वो चार हिस्से इक्वल होने चाहिए। लेकिन चॉकलेट में चॉकलेट बांटते हुए हम अक्सर डंडी मार लेते हैं कि ज्यादा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, थोड़ा हिस्सा दूसरों को दे देते हैं। लेकिन जब हमने क्वार्टाइल की बात करनी है, तो हमने चार इक्वल हिस्सों में चॉकलेट को बांट रहे हैं। इसका मतलब होगा कि दिस इज क्वार्टाइल 1, इसको हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं। Q2 वुड बी क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, एंड Q4 वुड बी क्वार्टाइल 4। यानी कि 25% हिस्सा ये है, 25% हिस्सा ये है। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं। अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सूरत में देखा जाए,
तो ये चॉकलेट का एक हिस्सा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लाता है, ये यहाँ पर जब चॉकलेट खत्म होगी तो ये इसका लार्जेस्ट हिस्सा है, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, और हर हिस्सा 25% पर मुश्तमिल है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि जो ये दरमियानी हिस्सा है 25 परसेंटाइल उसके ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पर 75 परसेंटाइल लिखा हुआ है। अब परसेंटाइल के ऊपर अभी हम बात करते हैं, लेकिन पहले सिर्फ हम Q1 और Q3 की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको देख रहे हैं। और नीचे इंटर क्वार्टर रेंज लिखा हुआ है जो कि अभी नजर नहीं आ रहा, वो Q3 - Q1 है। तो अगर मुझे ये पता करना है कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि 50% दरमियानी हिस्सा है, तो हम वो निकालने के लिए हम इंटर क्वार्टर रेंज निकालते हैं, यानी कि Q3 और Q1 को जब हम आपस में माइनस कर देंगे तो दरमियानी 50% वाला हिस्सा निकल आएगा हमारे पास। और ये तरीका अक्सर बहुत इस्तेमाल होता है जब मुझे टॉप स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, स्कॉलरशिप देना है, और मेरे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं और मैंने उनको एक मेरिट की सूरत में, एक स्कोर की सूरत में रख दी है, और फिर मैंने ये देखना है कि जो टॉप के 25% बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको हमने ये वाला स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना है। तो उसमें हम क्वार्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक और टेस्ट है जो कि आप सबको पता होगा, NTS का, जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान की एक सर्विस है जो कि टेस्ट लेती है गैट के, और भी बहुत सारे टेस्ट लेती है। इससे मिलते जुलते सर्विस हमारे पास एक इंटरनेशनल सर्विस होती है, अगर वो आपको सर्विस पता है तो आप लोग उसका मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में लिखकर। वो जो सर्विस होती है वो परसेंटाइल को यूज करती है। परसेंटाइल क्या होता है कि 100 हिस्सों में डिवाइड कर देना। जब जैसे हमने क्वार्टाइल को किया था, क्वार्टाइल को हमने किया था 4 हिस्सों में, परसेंटाइल का मतलब होता है कि इक्वल 100 हिस्सों में तकसीम कर देना। और जो टेस्ट सर्विसेज वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके स्कोर के अंदर परसेंटाइल का स्कोर मेंशन करता है। उसका क्या मतलब है कि आप किस जगह पर फॉल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, उस दिन 100 लोगों का टेस्ट हुआ, 100 लोगों को भी छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि उस दिन 550 लोगों का टेस्ट हुआ। तो उन 550 लोगों ने जिनके साथ आपने टेस्ट दिया था, उनमें आपकी क्या रैंकिंग है वो परसेंटाइल बताएगा। यानी कि उन 550 बच्चों को हमने इक्वल 100 हिस्सों में तकसीम किया, और आपकी जो परसेंटाइल है, आपकी पोजीशन क्या है, वो हमें फिर बताई जाएगी कि टॉप 1% में आप फॉल करते हो या किस जगह पे आप फॉल करते हो। तो ये परसेंटाइल होता है। एक और होता है डिसाइल, DECIL, इसका मतलब होता है कि 10 हिस्सों में डिवाइड करना। लेकिन ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट होता है वो परसेंटाइल होता है और क्वार्टाइल होता है, बट इट इज रियली सब्जेक्टिव। आपको जो चीज इस्तेमाल करनी है वो आप कर सकते हैं। अब ये हम किस तरह कर सकते हैं उसके अंदर, VS कोड के अंदर या पाइथन में, इसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। पहले हम क्वार्टाइल निकाल लेते हैं। अब क्वार्टाइल निकालने के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नमपाई की लाइब्रेरी की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें इसकी सहूलत मैसर नहीं है। हम क्या करेंगे, हम पहले नमपाई को इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम इस तरह के मैथमेटिकली जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो कर सकें। नमपाई उसी के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्वार्टाइल निकालेंगे, उसको हम Q1 कह देते हैं। ठीक है। NP के अंदर से हमने निकालना है परसेंटाइल, और आगे हम लिख देते हैं टिप में से टोटल बिल जो है उसका हमें परसेंटाइल बता दो। अब यहाँ पे आप लोग ये देखोगे कि हम बात तो क्वार्टाइल की कर रहे हैं, लेकिन लिखा मैंने यहाँ पे परसेंटाइल है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि बाय डिफॉल्ट जो डेफिनेशन है ना क्वार्टाइल की, वो परसेंटाइल के अंदर ही आ जाती है, इसलिए अलहदा से उसका कोई फंक्शन मौजूद नहीं है नंपाई में। या एक क्वांटाइल का फंक्शन होता है, वो भी सेम इंफॉर्मेशन ही आपको देता है। वो QUANTILE। क्वांटाइल का मतलब ये है कि जितना भी हिस्सों में आपने डिवाइड करना है, बस वो हमें बता दो, हम कर देंगे। लेकिन परसेंटाइल हमें ये कहता है कि मैंने 10 हिस्सों में ही तकसीम, 100 हिस्सों में ही तकसीम करना। यहाँ पर अगर मैं
0.25 लिखो। यहाँ पे मैंने परसेंटाइल को यूज करते हुए ये बताया है कि मुझे उसका 25वां हिस्सा बताओ, तो वो मुझे वो चीज बताता है। क्वांटाइल मुझे क्या बताएगा कि 0.25, 25% ही वो बताएगा। लेकिन दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है, लेकिन काम वही की कर रहे हैं। अगेन परसेंटाइल का मतलब है कि 100 हिस्सों में तकसीम किया हुआ। और क्वांटाइल का मतलब ये है कि जितने मर्जी हिस्सों में n इक्वल पार्ट्स हैं, जो आपका दिल चाहे आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वार्टाइल का मतलब है कि 4 हिस्सों में तकसीम करना है। तो यहाँ पर ये चीज है। अगर हम इस Q1 को यहाँ पर P आगे नाम देते हैं, सिर्फ इतना कि हमें ये शो हो जाए, और इसको आगे से Q का नाम दे देते हैं, और इसको प्रिंट भी करा देते हैं नीचे Q1P। और ये हमारे पास दूसरा आ जाएगा Q1Q। सिर्फ ये चेक करने के लिए सिर्फ आपको ये बताना है कि इनकी वैल्यूज सेम आएंगी, क्योंकि हम एक ही बात कर रहे हैं। इट्स 13.3475 एंड द सेम इज हियर। तो इसका ये है कि हमने क्वांटाइल या परसेंटाइल किस तरह निकाला। इसी तरीके से ये तो मैंने अभी Q1 निकाला है। अगर आपने Q2 निकालना है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ये आप लोगों का काम है अब, कि क्वार्टाइल 2 से लेकर 4 तक हमने निकालना हो तो यहाँ पर क्या तब्दीली आएगी। जरूरी नहीं कि आपने दोनों लाइनें लिखनी है, आप इसमें से कोई भी एक मेथड इस्तेमाल करके लिख सकते हो। इनमें से कोई एक मेथड इस्तेमाल करोगे, या तो परसेंटाइल को यूज करके Q1 से लेकर Q4 तक निकालोगे, या क्वांटाइल को यूज करके Q1 से लेकर Q4 तक निकालोगे। एक बात याद रखने की, यहाँ पर हम परसेंटाइल क्योंकि 100 हिस्सों में तकसीम करने का नाम है, यहाँ पर हम मैक्सिमम 100 और मिनिमम 0 लिख सकते हैं। क्वांटाइल में मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह चीजें बता सकते हैं कि कितने परसेंट हमने चीजें करनी है। अब हम वापस जाते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। कि मेजर ऑफ शेप क्या होता है। हमने ये देख लिया कि मेजर ऑफ सेंटर ऑफ टेंडेंसी का क्या मतलब है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन का क्या मतलब है। अब हम ये देखेंगे कि मेजर ऑफ शेप के अंदर हमें जो शेप है उसको हमने अगर मेजर करना है, शेप को मेजर करने का क्या मतलब है कि शेप में से, शेप को देखकर अंदाजा लगा लें कि वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। शेप से क्या मुराद है, आपने ये वाली कर्व देखी होगी बहुत दफा। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी कर्व बेल कर्व है तो वो नॉर्मल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नॉर्मल डेटा से क्या मुराद है कि आपका मीन, मीडियन और मोड तीनों की एक ही वैल्यू आए, यानी कि वो तीनों जो वैल्यूज हैं वो सेंटर ऑफ द कर्व में आ जाएं, तो हम कहते हैं कि नॉर्मल डेटा, ये नॉर्मैलिटी की तरफ जा रहा है। ज्यादातर जब हम सैंपल डेटा उठाते हैं तो वो नॉर्मल नहीं होता, लेकिन उसके पीछे भी एक रूल होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वो हम लगाकर नॉर्मैलिटी की तरफ जा सकते हैं, बट फिलहाल हम उसके अंदर ही जा रहे हैं। तो फिलहाल आपको ये समझने की जरूरत है कि नॉर्मल डेटा का जब हम बात करेंगे तो उसका क्या मतलब है। नॉर्मल डेटा का मतलब है कि मीन, मीडियन, मोड की सेम वैल्यू है और ये एग्जैक्टली इस तरह की बेल कर्व है। ये जो लाइन है उसके इधर भी वो हिस्सा है जो इधर हिस्सा है, यानी कि एक किस्म का मिरर इमेज बन रहा है। अगर ये नॉर्मल नहीं है तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि स्क्यूनेस है हमारे डेटा के अंदर। हमारा डेटा झुका हुआ है किसी एक साइड की तरफ, स्क्यूड है। या तो झुकाव इधर होगा दाई तरफ, या झुकाव इस तरफ होगा बाईं तरफ। अगर झुकाव जो है वो इस तरफ है, दाईं तरफ है, तो इसका मतलब है कि हमारे बाईं बाईं तरफ वाली जो टेल है वो लंबी है। इसको कहते हैं कि नेगेटिवली स्क्यूड है डेटा, नेगेटिवली स्क्यूड है डेटा। उस केस में मीन सबसे कम होता है, मीडियन उससे ज्यादा होता है, और मोड उससे ज्यादा होता है। लेकिन अगर डेटा का झुकाव ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि डेटा की टेल जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ है, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है।
यानी कि सबसे कम वैल्यू मोड की है, फिर मीडियन की है, फिर मीन की है। लेकिन जो भी हमेशा सूरत हाल होगी, मीडियन दरमियान में ही आएगा, चाहे मोड ज्यादा हो, मीन कम हो, जो भी सूरत हाल है, स्क्यूड लेफ्ट है, स्क्यूड राइट है, मीडियन हमेशा दरमियान में ही आएगा, क्योंकि वो बाय डेफिनेशन दरमियानी हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। और ये दरमियान में जो नॉर्मल है कि उसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है, इसमें मीन मीडियन मोड सब सेम है। अब ये वाली जो चीज है स्क्यूनेस, वो हम बेल कर्व देखकर आराम से बता सकते हैं कि डेटा हमारा स्क्यूड है या नहीं। और ये नॉर्मेलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके पीछे वजह ये है कि बहुत सारे मशीन लर्निंग के अंदर एल्गोरिदम्स, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट की प्री रिक्विजिट कंडीशन ये होती है कि आप ये एल्गोरिदम, ये फंक्शन, ये मेथड नहीं लगा सकते जब तक आपका डेटा नॉर्मल ना हो। अगर आपका डेटा नॉर्मल नहीं है तो आप ये फंक्शन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर आप लगाओगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो गलत आंसर देगा। ठीक है, ये ऐसी ही बात है कि आपने सुबह, बिल्कुल धूप निकली हुई है, और आप टेलीस्कोप लेकर सितारा ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि मुझे कोई सितारा नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है सितारा है ही नहीं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप रात में टेलीस्कोप लेकर देखोगे तो आपको सितारे दिखेंगे। तो सही कंडीशन का होना जरूरी है। क्रिकेट में जब हम कहते हैं कि कंडीशन हमारे पास सही नहीं है, बारिश हो रही है, मैच रोक दिया जाए, क्योंकि उस कंडीशन में रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, तो उसकी प्री रिक्विजिट होती है कंडीशन। आपने जब किसी जगह एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी में या किसी कोर्स में, तो आपको पहले ये देखा जाता है कि आपने ये चीज पढ़ी हुई है। बीएस में आप तब एडमिशन ले सकते हो जब आपने एफएससी, एफए या पीछे कोई और प्री रिक्विजिट उसकी डिग्री ली हुई है। इसी तरीके से नॉर्मेलिटी इज अ प्री रिक्विजिट कंडीशन, कि आपने कोई टेस्ट अगर लगाना है, सारे टेस्ट की ये नहीं होती कि नॉर्मेलिटी हो। कुछ टेस्ट ये कहते हैं कि नॉर्मल नहीं है तो आप ये टेस्ट लगा सकते हो। तो इसीलिए स्क्यूनेस हम देखते हैं नॉर्मेलिटी टेस्ट करने के लिए, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नॉर्मेलिटी को टेस्ट करना। अभी हम देखते हैं कि वीएस कोड के अंदर और पाइथन के अंदर ये किस तरीके से हम कर सकते हैं। उससे पहले हम एक और इम्पोर्टेंट चीज देख लें, कर्टोसिस की। अब ये कर्टोसिस को अक्सर औकात बहुत ज्यादा समझा जाता है कंफ्यूजिंग, कि ये समझ इसका क्या फायदा है। असल में चीज ये है कि कोई एक सिंगल मेजर, इसमें जब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, डिस्पर्शन की बात कर रहे हैं, शेप की बात कर रहे हैं, बहुत कम चांस है कि इन तीनों में से कोई एक ऐसी चीज हो जो कि स्टैंड अलोन आपको इंटरप्रिटेशन या मतलब दे सके। ज्यादातर ये होता है कि आपको इनमें से सबकी जरूरत पड़ती है ताकि आप एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सको। अब जो कर्टोसिस है, इसमें भी ऐसा में हम ये बता रहे होते हैं कि शेप किस तरह की है डेटा की, उसके जो एंड्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा प्रोवाइड की जाती है। कि अगर जो नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं कि कर्टोसिस है, उसको मेसोकर्टिक कहते हैं, इसकी के की वैल्यू 3 के इक्वल होती है। अभी हम उस पर नहीं जा रहे कि के की वैल्यू 3 के इक्वल क्यों होती है, के क्या होता है, वाई थ्री, थ्री से ऊपर नीचे कोई वर्ड क्यों नहीं हमारे पास आ रहा, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। एक होता है मेसोकर्टिक, जो कि नॉर्मल कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होता है मोरलेस। फिर एक होता है लेप्टोकर्टिक, जिसमें हमारे पास बाउंस बहुत ज्यादा आ जाता है, सेंट्रल बाउंस बहुत ज्यादा आ जाता है। और सेंट्रल बाउंस की वजह से जो हमारे टेल्स हैं वो एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाती है। ये क्यों, ये कब होता है? जब हमारे पास डेटा के अंदर ज्यादा डिस्पर्शन नहीं होती, तब हमारे पास इस तरह का बाउंस पैदा होता है कि जो डेटा है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में टेस्ट लिया गया, 100 में से उसको नंबर देने थे, और ज्यादातर बच्चों के जो नंबर हैं वो 80 और 70 के दरमियान आए हैं, तो इस तरह का बाउंस पैदा हो जाएगा उसमें। ऑन दी अदर हैंड, जो प्लेटिकटिक है, उसमें किसी के 2 नंबर आए हैं और किसी के 95 नंबर आए हैं, यानी कि डिस्पर्शन ज्यादा हो गई है। तो इस तरह की कर्व हमें नजर आएगी जो उठी हुई है थोड़ी सी, यानी कि उसकी जो टेल्स हैं वो भारी हुए हैं। एक किस्म का हम उसको ये कह सकते हैं। अब इससे हमें सैंडिविएशन की इंफॉर्मेशन भी मिल गई कि डिस्पर्स हुआ हुआ है, ज्यादा डेटा फैला हुआ है, क्या चीज है। अब हम इसको ये देख लेते हैं कि इसको हमने पाइथन में इन दो चीजों को कैसे लेकर चलना है।
पहले तो हम एक ग्राफ बना के देखते हैं और फिर उसकी स्क्यूनेस वगैरह चेक करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ऑब्वियसली मुझे विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी चाहिए। उसके बाद हम करते हैं एक हिस्टोग्राम बना के देखते हैं, उसके ऊपर बेल कर्व बना के देखेंगे, ताकि हमें, क्योंकि अभी हम टोटल बिल की बात ही कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम टोटल बिल का ही बेल कर्व बना के देख लेते हैं। ओके, व्हाट्स रॉन्ग हियर? ओके, टोटल बिल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह की है, और हमें यहाँ से अंदाजा हो गया है कि ये डेटा स्क्यूड है। और ऊपर भी जब हमने मीन और मीडियन निकाला था, मीडियन हमारे पास 17.79 आया था और मीन हमारे पास 19.78 आया था। इससे हमें यह पता चल गया कि एक तो ये नॉर्मल नहीं है, दूसरा हमें ये पता चल गया कि ये किसकी तरफ स्क्यूड है। और ये आपने मुझे बताना है बाद में अपनी असाइनमेंट में कि जब इस तरह की चीज है तो ये कौन सा स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है। अच्छा, अब हम, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा फाइन समझ नहीं आ रहा होता कि ये स्क्यूड है भी या नहीं। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है कि नंबर हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि स्क्यूनेस का नंबर अगर 0 है, इसका मतलब है कि डेटा नॉर्मल है। ऑब्वियसली स्क्यूनेस 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हमें ऊपर देख ले कि मीन इज नॉट इक्वल टू मीडियन, प्लस ये शेप भी हमें बता रही है कि डेटा का झुकाव जो है वो बाईं जानिब है, लेफ्ट साइड की तरफ है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि स्क्यूनेस है कितनी। तो स्क्यूनेस चेक करने के लिए हम एक सिंपल ही टोटल बिल का ही यूज करते हैं, और आगे लिख देंगे इसके EW। इसने मुझे स्क्यूनेस दी 1.13। अब इसका ये मतलब है कि स्क्यूनेस बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं है, लेकिन स्क्यूनेस पे भी 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि स्क्यूनेस है ऑब्वियसली। इफ इट, अगर ये 0.5 भी होता तो भी स्क्यूनेस होनी थी, क्योंकि 0.5 इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर मुझे इसका कर्टोसिस फाइंड आउट करना है, तो उसका ये वैल्यू है 1.21। लेकिन ज्यादातर हम कर्टोसिस की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते, क्योंकि हमें स्क्यूनेस से ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट इन केस अगर आपको करनी पड़ जाए तो कर्टोसिस इस तरह फाइंड आउट करते हैं, और स्क्यूनेस जो है वो हम इस तरह फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो यहां तक तो हमने ये देख लिया है कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसको हमने लगाना हो तो हम किस तरीके से उसको पाइथन में लगा सकते हैं। अब हम दोबारा से आ, चलते हैं अपनी इस यहाँ पर। जो नेक्स्ट चीज हमने देखनी है वो है कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या होती है। ऑल दो हम डेटा विजुअलाइजेशन को ऑलरेडी देख चुके हुए हैं कि हमारे पास ये लाइब्रेरीज हैं, उसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें ये तो पता है कि ये बार ग्राफ है, ये पाई चार्ट है, ये हिस्टोग्राम है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि किस पॉइंट पर कौन सा ग्राफ बनाना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। और हाँ, हर एक बंदे को पता होनी चाहिए किस पॉइंट पर कौन सा ग्राफ बनाना जरूरी है। ये एक ब्रॉड सी एंड्रयू बेला का एक इलस्ट्रेशन है, जो हमें ये बताता है कि सिचुएशन किस तरह की है और उसमें कौन सा ग्राफ बेहतर है। ज्यादातर जब हम शुरू करते हैं विजुअलाइजेशन का काम, तो हम या तो ये देख रहे होते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन क्या है, या उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। रिलेशन से क्या मुराद है? जैसे हमने कल एग्जांपल देखी थी कि बिरयानी खाने से वेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो वो हम अगर वो देखना चाहते हैं
तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है ग्राफ के हवाले से, या तो स्कैटर प्लॉट बना के देख लिया जाए, स्कैटर चार्ट बना के देख लिया जाए, या बबल चार्ट बना के देख लिया जाए। बबल चार्ट तब बनाना है जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स है। अब वही वाली बात आ रही है कि मल्टाइनोमियल वाली बात हमने कल की थी, वो आगे तो हम ये बबल चार्ट बनाएंगे क्योंकि उसमें हमें डायमेंशन और एक्सिस का ज्यादा अंदाजा हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो हम सिंपल जो 2D हमारे पास ग्राफ है वो हम स्कैटर बनाएंगे। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि इस होटल में औरतों ने कितना टिप दी थी और मर्दों ने कितनी टिप दी थी, तो हम कंपैरिजन के लिए बार चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलम चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कौन कौन से वेरिएबल को कंसिडर कर रहे हैं। मैं आपको ये दोबारा बता दूं कि ये जो आपके सामने चार्ट इस वक्त दिख रहा है, ये 100% हर एक चीज को उसने कैटर नहीं किया। आपको यहाँ पर कहीं पर भी बॉक्स प्लॉट नजर नहीं आ रहा, इसका ये मतलब है कि उसने 100% ग्राफ्स को कैटर नहीं किया। तो इसको फाइनल चीज नहीं समझना ना, ये एक आपको हेल्प दे सकती है लेकिन हर मामले में आपके लिए हेल्पफुल साबित नहीं हो सकते। तो वो अब आपने देखना है इससे हेल्प लेने के बाद कि कौन कौन से ग्राफ हैं, वो आपको डिफरेंट ट्राई करने, डिफरेंट एक्सपीरियंस जब आप करोगे, एक डेटा उठाया उससे आपने ग्राफ बनाया, दूसरा डेटा उठाया उससे ग्राफ बनाया, इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि इस ग्राफ बनाने से इंटरप्रिटेशन ज्यादा सही आ रही है रादर देन द नेक्स्ट वन। अदरवाइज जो डेटा विजुअलाइजेशन की चीट शीट्स हैं वो ऑलरेडी इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, आप उसको जाके इस तरह सर्च कर सकते हो कि डेटा विजुअलाइजेशन चीट शीट्स कौन कौन सी हैं, किस तरह का डेटा पर किस तरह का ग्राफ बनता है, वो आप देख सकते हो। अब बात आ जाती है, यहाँ पर मैंने कहा था कि बॉक्स प्लॉट मेंशन नहीं है, उसकी पीछे वजह क्या है कि बॉक्स प्लॉट इज वन ऑफ द मोस्ट, या यहाँ पर आंसर मुझे आ गया है कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, सो दैट्स गुड। मैंने थोड़ी देर बाद देखा। ओके, तो बॉक्स प्लॉट जो है वो बहुत एक बेहतरीन किस्म का ग्राफ है। बेहतरीन ग्राफ क्यों है? एक ग्राफ जो कि थोड़ी सी जगह पर बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर दे, वो बहुत अच्छा ग्राफ होता है। बॉक्स प्लॉट इज वन ऑफ एम। वो हमें क्या क्या चीजें बताता है? वो हमें चीजें बताता है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। बॉक्स प्लॉट में ये जो आपको काली लाइन नजर आ रही है इस तरफ, ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये है उसकी मिनिमम वैल्यू, ये है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। फिर ये जो डब्बा आपको पिंक में नजर आ रहा है दरमियान में, ये बता रहा होता है दरमियानी 50% हिस्सा, ठीक है, वो कहाँ पर फॉल कर रहा है। कभी ये डब्बा मिनिमम के करीब आपको नजर आएगा, कभी ये डब्बा मैक्सिमम के करीब नजर आएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो आधा हिस्सा है डेटा का दरमियान वाला, वो मिनिमम के करीब है या मैक्सिमम के करीब है। इससे भी आपको स्क्यूनेस का अंदाजा हो जाता है। फिर ये जो पीली लाइन नजर आ रही है, ये आपको मीडियन बताता है कि ये वो लाइन है जिसके दाईं तरफ 50% हिस्सा है और बाईं तरफ 50% हिस्सा है, यानी कि ये है मिड ऑफ द डेटा, मीडियन। फिर आउटलायर हमें आउटलायर्स, बॉक्स प्लॉट हमें आउटलायर्स की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देता है कि मिनिमम से पीछे जो स्कोर्स आपको नजर आएंगे, पॉइंट्स नजर आएंगे, वो आउटलायर्स की डेफिनेशन इन्होंने जो बनाई हुई है, दैट्स द डेफिनेशन जिससे हम आउटलायर निकालते हैं कि Q1 में से माइनस कर देना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, और मैक्सिमम में से उसको जमा कर देना। तो ये है बॉक्स प्लॉट जो हमें बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म की जगह पर बेतहाशा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। और हमेशा जब आप विजुअलाइजेशन के अंदर जाओ तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप ऐसा ग्राफ बनाओ कि वो आपको इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर दे और बहुत ज्यादा जगह ना घेरे। अब बॉक्स प्लॉट में से 5 नंबर, इसको समरी भी कहते हैं, बॉक्स प्लॉट का दूसरा नाम 5 नंबर समरी ग्राफ भी है। 5 नंबर समरी क्यों है? Q1 इंफॉर्मेशन, Q3 IQR, मीडियन दैट्स Q2, मीडियन को Q2 कहते हैं, आउटलायर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। माइल्ड आउटलायर्स मैंने अभी आपको बताया कि 1 मल्टीप्लाई बाय
1.5 मल्टीप्लाई बाय 1 QR, जो IQR होता है उसको Q1 से माइनस किया और Q3 में ऐड किया तो हमें माइल्ड आउटलायर्स मिलते हैं। लेकिन अगर हमने बहुत एक्सट्रीम आउटलायर्स निकालने हैं तो उसको 1.5 को 3 से रिप्लेस कर देंगे तो एक्सट्रीम आउटलायर्स हमें पता चल जाता है। अब आउटलायर्स के ऊपर जो बहस है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। हो सकता है कि आउटलायर्स आपके लिए जो हैं वो किसी और के लिए ना हो, किसी एक सर्टेन स्टडी में। तो इसलिए आउटलायर्स की कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन नहीं है। मेरी नज़र में आउटलायर की जो डेफिनेशन है वो बहुत सब्जेक्टिव है। आप जो स्टडी कर रहे हैं उसमें आपके लिए आउटलायर्स जो होंगे वो हो सकता है मेरे लिए ना हो जो मैंने स्टडी किया है सेम डेटा के ऊपर। तो इसीलिए आउटलायर्स को बहुत ध्यान से आपने देखना है कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करते हुए आउटलायर्स निकालने हैं और मैंने आउटलायर्स की डेफिनेशन क्या रखी हुई है अपने डेटा के अंदर। तो यहां तक तो ये हो गया कि हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो यहाँ पर खत्म हो गया, जिसकी हमने अभी तक करनी थी थोड़ी बहुत डिस्कशन। बट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता और वो समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का एआई के साथ कोई लेना देना नहीं है। उनको ये नहीं पता कि असल में जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वही एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, ईडीए जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा 80% टाइम गुजरता है जब हम डेटा साइंटिस्ट बनते हैं या मशीन लर्निंग इंजीनियर बनते हैं। तो हम ईडीए करते हुए ही 80% ऑफ द टाइम गुजारते हैं। तो वो जो 80% ऑफ द टाइम है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। अनलेस और अनटिल आपका टारगेट क्या है, बट दैट 80% कुड बी 70 और 60% एज वेल। तो आज हम ये देखेंगे कि हमने ये तो देख लिया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की ब्रॉडली क्यों कौन कौन सी चीजें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ शेप। बट अगर मैंने उसको पाइथन की जुबान में एक प्रोजेक्ट मुझे मिला है और वो प्रोजेक्ट में मुझसे रिक्वायर करता है कि मैंने उसका ईडीए करना है तो मैंने किस तरह करना है, मेरे पास क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए। तो आज हम वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है वो कंसिडर करते हैं। यहाँ पर नीचे पहले हम लिख लेते हैं ब्रॉड स्टेप्स जो कि होने चाहिए। बट अगेन जो मैंने यहाँ पर अभी स्टेप्स लिखने हैं वो पत्थर पे लकीर नहीं है, वो तब्दील भी हो सकता है क्योंकि ईडीए जो है वो आपसे रिक्वायर करता है मुख्तलिफ चीजें एनालाइज करना। हम कुछ स्टेप तो लिखेंगे जो कि सब में सेम होंगे, कुछ स्टेप होंगे जो मेरे एनालिसिस में मुख्तलिफ होंगे, आपके एनालिसिस में मुख्तलिफ होंगे। जब पहला काम जो होता है वो होता है कि हमने हाइपोथेसिस डेवलप करना है। अब यहाँ पर हाइपोथेसिस का जिक्र क्यों किया, और मैंने हाइपोथेसिस को जिक्र अभी डीप डाउन इसलिए नहीं करना क्योंकि हमने इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जाना है, वहां पर हम हाइपोथेसिस के ऊपर बात करेंगे। लेकिन हाइपोथेसिस का यह मतलब है कि आपने जब डेटा देखा है या आपको किसी ने काम दिया ईडीए का तो उसने आपसे ये कहा है कि यार ये वाली चीज के ऊपर मुझे एनालिसिस करके दो, ये सर्टन सवाल है। सवाल ये हो सकता है जैसे टिप्स का डेटा हम देख रहे थे कि क्या मुझे लग रहा है कि जो स्मोकर हैं वो ज्यादा टिप देते हैं। लेट्स से ये मेरे पास मेरा हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि गलत भी हो सकती है, जो कि सही भी हो सकती है, और उसका अंदाजा बाद में होता है। हाइपोथेसिस के अंदर फैक्ट्स का हम क्लेम नहीं करते। हम ये कहते हैं कि ये जो बात है वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। कल बारिश होगी, इट्स अ हाइपोथेसिस। बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है, बट ये मुख्तलिफ चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। इसीलिए मैंने हाइपोथेसिस यहाँ पर रैंडमली अगर मैं कह दूं एग्जांपल के तौर पे, फिलहाल हम हाइपोथेसिस डिफाइन नहीं कर रहे, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दी है कि जो स्मोकर्स हैं वो ज्यादा टिप देते हैं। ठीक है, अब जो हाइपोथेसिस मैंने बना ली है उसको मैंने टेस्ट करना है अपने एनालिसिस के थ्रू कि क्या मुझे मेरा ग्राफ, मेरा डिस्पर्शन, मेरा सेंट्रल टेंडेंसी, वो सारी चीजें मिलाकर क्या इस बात को सही साबित करती है या इस बात को गलत साबित करती है। ये हाइपोथेसिस बहुत छोटा सा है, ये 2 लाइनों में प्रूव हो सकता है कि गलत है ये सही है, लेकिन आपका हाइपोथेसिस यूजुअली इतना छोटा नहीं होता। एनीवेज,
हाइपोथेसिस फाइनल करना पहला स्टेप होता है एनालिसिस करने से पहले। लेकिन जब आप बिगिनर हो तो आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद डेटा उठाकर कोई हाइपोथेसिस बनाकर उसके ऊपर टेस्ट करो। और हम मोस्ट प्रोबेबली कल ये वाला काम करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट काम तो यही है कि हमने सबसे पहले लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर लेना। और लाइब्रेरीज कौन कौन सी इम्पोर्ट करनी है वो आपको पता है, हमने अभी तक बहुत दफा हम 5 या 6 लाइब्रेरीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम उन्हीं को लेकर चलेंगे जब तक हमें किसी और लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हमने क्या करना है, डेटा को इम्पोर्ट करना है ऑब्वियसली। वो सीएस में भी हो सकता है, वो कोई लिंक भी हो सकता है। चौथा काम ये होता है कि हमने डेटा का ग्लिम्स जो है वो देखना है कि डेटा को चेक करना है वो किस तरह का है। डेटा चेक करने के लिए हम हेड की कमांड लगाते हैं, टेल लगा सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, और भी 2-3 हैं वो हम ये चीजें कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि डेटा का शेप हमने चेक करना है। क्योंकि डेटा का शेप चेक करना बहुत जरूरी है कि डेटा को हम आगे लेकर चल सकते हैं या नहीं चेक कर सकते। इसमें हम कॉलम और रोज की वैल्यू चेक करते हैं। फिर हम क्या कर लेते हैं कि डेटा की ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स चेक करता है। और ये हम मोस्टली डिस्क्राइब की कमांड से करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ में नहीं मिलती तो आप अलग से स्टेटिस्टिक्स यूज करके वो कर सकते हैं, स्क्यूनेस वगैरह वो आप निकाल सकते हैं। फिर स्टेप आता है हमारे पास, अच्छा इससे पहले एक और स्टेप होना चाहिए जब मैंने डिस्क्राइब चेक किया है। देयर शुड बी कि हमने डेटा की टाइप चेक करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप के बगैर हम आगे चल ही नहीं सकते। और टाइप्स हमेशा सही नहीं लिखी होती डेटा में, कभी गलत भी लिखी होती है, तो आपने उनको भी फिर तब्दील करना होता है। या तो हम इन्फो के थ्रू डेटा टाइप चेक कर सकते हैं या डी टाइप्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। फिर काम आता है, यहाँ पे हमने बेसिक स्टेप्स कर लिए। अगला काम आ गया हमारा जो मेन है, वो है डेटा को क्लीन करना। अब अगेन क्लीनिंग का मतलब ये नहीं कि सरफ और साबुन लेकर आ जाओ और धोना शुरू कर दो। क्लीनिंग हर बंदे के हिसाब से डिफरेंट होती है। इसमें भी मैंने ब्रॉडली कुछ चीजें मेंशन करनी है, लेकिन जैसे कि नल वैल्यू चेक करना, नल वैल्यूज हैं या नहीं है, उसको हम फिल कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं या उसको इम्प्यूट कर सकते हैं। इम्प्यूट से मुराद है कि कैलकुलेट कर देना। वैसे फिल और इम्प्यूट यहाँ पर एक ही मतलब आएगा, तो हम यहाँ पर इधर इम्प्यूट कर देता है, ठीक है। या तो उसको फिल कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द नल वैल्यूज एंड द प्रॉब्लम ऑफ योर डेटा एंड एनालिसिस जो आप कर रहे हो। फिर हम बात करते हैं कि डुप्लीकेट्स हैं कि नहीं है। उसको मोस्टली हम रिमूव ही कर देते हैं क्योंकि हमें डुप्लीकेट्स लेकर क्या करना। फिर आउटलायर्स की बात हम कर रहे होते हैं। आउटलायर जैसे मैंने अभी कहा था कि IQR के थ्रू हम यूज कर रहे होते हैं, बट अगेन इट्स हाईली सब्जेक्टिव। फिर हम क्या करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। फीचर इंजीनियरिंग से क्या मुराद है कि कोई वेरिएबल मुझे ऑब्वियसली हमेशा डेटा क्लीन जो करते हैं हम, हमारे पास डेटा है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वेरिएबल हो सकते हैं जो मुझे नहीं चाहिए। मेरा एनालिसिस जो है वो स्मोकर के ऊपर है लेट्स से, तो उसके अंदर वेरिएबल है कि भाई लेट्स से उसके अंदर वेरिएबल आ जाता है हम्म, कि उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर कौन सा लेट्स से। अब वो जो सोशल सिक्योरिटी नंबर वाला कॉलम है वो मुझे इस एनालिसिस में फायदा नहीं देगा, क्योंकि स्मोकर का टिप देना उसके सोशल सिक्योरिटी नंबर से कोई ताल्लुक नहीं रखता। अब आपका ये सवाल भी हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल हमारे एनालिसिस में काम आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो उसके लिए पहले तो आपको पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आपका सवाल क्या है। दूसरा आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है कि कोरिलेशन क्या है वेरिएबल्स की, तो वो भी हम चेक करेंगे। तो फीचर इंजीनियरिंग में हम जो कॉलम्स हैं उनको रिड्यूस कर रहे होते हैं, कॉलम की मैनिपुलेशन वो कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम मॉडलिंग भी किसी हद तक थोड़ा बहुत इसका काम भी कर रहे होते हैं।
फिर हम नॉर्मेलिटी की तरफ भी जाते हैं कि अगर डेटा नॉर्मल नहीं है तो उसको नॉर्मल भी करते हैं अगर हमें ज़रूरत है तो। नॉर्मल करने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। एक मिन मैक्स स्केलिंग के नाम से होता है फंक्शन, और भी बहुत सारे हैं जो कि हम नॉर्मेलिटी, अगर डेटा नॉर्मल नहीं है अगर मुझे नॉर्मल करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इवेंचुअली हमारे पास आता है जो हमारा हाइपोथेसिस है उसकी अकॉर्डिंगली डेटा फॉर्मेट कर लिया है। अब उसके ऊपर एनालिसिस करो। एनालिसिस किस तरह करना है? विजुअलाइजेशन के थ्रू कर सकते हो, वैसे करना है तो वैसे कर सकते हो। वैसे से क्या मुराद है कि विजुअलाइजेशन के बगैर आप सिर्फ कोई कमांड लिखकर उसको रन करके अपना आंसर देना चाहते हो। पांडास की कमांड है, एक आपके पास सर्टेन नंबर आ रहा है तो वो कर सकते हो। तो ये इस तरह की हमारे पास ये एक बहुत ही रफ किस्म की हम कहेंगे एक लिस्ट हमने बना ली है। इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। एग्जॉस्टिव लिस्ट से क्या मुराद है कि ये कंप्लीट नहीं है, ये पूरी रेसिपी नहीं है एनालिसिस करने की। इसके अंदर चीजें ऐड भी हो सकती हैं, इसमें चीजें सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, बट ये एक बाउंड्री है, एक किस्म की बाउंड्री डिफाइन कर दी है कि बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, बीच में कुछ भी ऐड कर सकते हो। बट इट्स अ मोर और लेस अ गुड बाउंड्री लाइन जो कि आपको अपने जेहन में रखनी चाहिए जब आप एनालिसिस कर रहे हो। इसमें से हमने यहाँ तक जो है ना 7वें नंबर तक चीजें देख ली हुई हैं, और कल से हम 8वें से लेकर आगे चीजें देखेंगे। आपका काम ये है कि आपने कल तक जो भी डेटा आपके पास है, चाहे आपने सी बोर्ड से लेना है चाहे आपने डाउनलोड करना है, कोई डेटा आपने लेना है और उसके ऊपर आपने अपने जहन में कोई हाइपोथेसिस बनाना है कि मैंने इस हाइपोथेसिस को, इस सवाल को मद्देनजर रखते हुए एनालिसिस करना है। बस आपने एक सवाल अपने जहन में रखना है, और जो भी तक हमने पीछे स्टेप्स किए हैं वो आपने उसको थोड़ा सा रिफाइन करके उसको रिविजिट करके आना है, ताकि हम कल जब डेटा क्लीनिंग करें तो आपको पिछले वाले जितने भी स्टेप्स हैं वो सब क्लियर हो। तो अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी। इफ यू वांट टू आस्क आफ्टर व्यूइंग इट अगेन तो तब भी देयर इज नो इशू इन दैट। एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव तो आप अपने हाथ खड़े कर सकते हो। ओके ठीक है, चलो फिर हम इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और कल तक जो काम आपको दिया हुआ है वो आपने करना है। हाइपोथेसिस सोचना, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ताकि क्रिटिकली एनालाइज कर सके अपने एनालिसिस को कि क्या वो ठीक है या नहीं है। और कल ही हम केगल की हमने एक एग्जांपल की थी, इसी के अकॉर्डिंगली एनालिसिस एक उसका प्रोजेक्ट था, अगर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको अभी दिखा सकूं, बट आई थिंक सो इट्स नॉट अ गुड टाइम टू शो। कल हम उसको देखेंगे कि कल हमारे पास एक कंपटीशन था केगल का, उसके अंदर डेटा एनालिसिस यानी कि ईडीए एक्सप्लोरर डेटा एनालिसिस ही करना था, और सवाल आपने अपना खुद लेकर आना था, डेटा उन्होंने दिया हुआ था। उन्होंने आपको ये पूरी फ्रीडम दी थी कि डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, डेटा को देखो, अपना सवाल लेकर आओ और उसके ऊपर एनालिसिस करके हमें रिपोर्ट प्रेजेंट करो, और जिसका सबसे बेहतरीन होगा उसको फिर कोई कैश प्राइज मिलेगा। तो इवेंचुअली इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जीतने का मकसद तो एक है ही, लेकिन आप अपना आपको थोड़ा सा टेस्ट करते हो कि मैंने ये चीज़ की है तो उसको इवेंचुअली लगाना कहाँ पर है। तो कल का स्टेप करने के बाद इस तरह के कंपटीशन आपने देख रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा पार्टिसिपेट करके देख रहे हैं कि आपको कितनी चीज़ समझ में आई है, कितनी चीज़ नहीं समझ में आई। इंशाल्लाह आप कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।